दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त तेलुगु मूवी लेकर आया हूँ जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसकी IMDb रेटिंग है 8.4। हालांकि इस मूवी को एक हॉरर मूवी कंसीडर किया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक साइकोलॉजिकल सस्पेंस मूवी है जो दिमाग को हिलाकर रख देगी। तो इसीलिए मूवी को लास्ट तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत 1989 में किष्किंधापुरी कस्बे से होती है, जहां हमें एक पुराना रेडियो स्टेशन दिखाया जाता है। इसके बाद हम 6 लोगों को उस स्टेशन के अंदर देखते हैं, लेकिन रात के वक्त वो वहां क्या करने आए थे ये हमें बताया नहीं जाता, या ये भी हो सकता है कि वो लोग वहां काम करते हों। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं कि उस जगह पर लाइट नहीं होती, मतलब पावर कट हुआ था। अब आपस में वो लोग कुछ बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में अचानक उन्हें ऊपर के कमरे से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर वो लोग काफी डर जाते हैं, क्योंकि वो आवाज कोई नॉर्मल रोने की आवाज नहीं थी। लेकिन ये 6 लोग थे, इसलिए डिसाइड करते हैं कि ऊपर जाकर उस रूम को देखेंगे। पर जैसे ही ये लोग उस रूम में एंटर करते हैं, वैसे ही वो आवाज बंद हो जाती है और तभी इन 6 लोगों के पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। फिर जाकर देखने पर वो इन्हीं 6 में से एक आदमी होता है जिस पर किसी अदृश्य शक्ति ने जानलेवा हमला किया था। अब इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, वहां रखा एक रेडियो अपने आप ऑन हो जाता है, जिसमें कोई लेडी उन्हीं बचे हुए 5 लोगों के नाम लेने लगती है। इतने में उस रेडियो स्टेशन के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और धीरे धीरे वहां किसी तरह का धुआं या गैस भरने लगती है। तभी वहां पर एक अजीब सा इंसेक्ट एंटर करता है और सभी के सिर से आर पार होते हुए उन्हें जान से मार देता है। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावना होता है वो मंजर जब इन सभी की लाशें एक तिरछे स्वास्तिक के आकार में रखी होती हैं, जो कि उसी शक्ति का काम था। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम अथेरिया और मुरुगेश नाम के 2 लोको पायलट्स को देखते हैं, जिसमें से मुरुगेश अथेरिया का सीनियर होता है। ये दोनों सुबह सुबह चाय पीते हुए अखबार पढ़ने लगते हैं और तभी उसमें से एक एडवर्टीजमेंट का पैम्पलेट निकलकर नीचे गिर जाता है। फिर देखने पर पता चलता है कि ये कोई टूर एजेंसी है जो भूतिया जगहों पर टूर करवाती है, और फिलहाल वो किष्किंधापुरी नाम की जगह पर टूर ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसके लिए उन्होंने ये पैम्पलेट निकाला है। अब हमें पता चलता है कि ये दोनों ऐसी जगहों को काफी पसंद करते थे, इसलिए ये दोनों वहां जाने का फैसला कर लेते हैं। इसके बाद सीन किष्किंधापुरी कस्बे पर शिफ्ट होता है, जहां एक हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना चल रही होती है। साथ ही हमें यहाँ वो लोग भी दिखाई देते हैं जो उस टूर एजेंसी के जरिए यहाँ की हॉरर ट्रिप पर आए थे। लेकिन वो ट्रिप अभी शुरू नहीं हुई थी, क्योंकि इस ट्रिप को होस्ट करने वाला मेन आदमी अभी वहाँ पहुँचा नहीं था। यहाँ हमें पता चलता है कि इस एजेंसी के सभी टूर्स को उनके 3 लोग होस्ट करते हैं, जिसमें से एक था राघव, दूसरी थी मैथिली और तीसरा था सुमित। अब मैथिली और सुमित तो वहाँ मौजूद थे, लेकिन राघव के आने का वेट हो रहा था। इसी बीच अचानक मंदिर में मौजूद एक बच्चा अपनी गुलेल से एक गुब्बारा फोड़ता है, जिससे एक बंदर गुस्से में मंदिर में तबाही मचाने लगता है। अब लोग डरकर इधर उधर भागते हैं कि तभी राघव वहां पहुंच जाता है। बंदरों का आतंक देखकर वो पास से कई सारे गन्ने लेकर आता है, ताकि बंदर उन्हें लेकर चुपचाप निकल जाए। और ऐसा होता भी है, लेकिन फिर भी एक बंदरिया वहां से नहीं जाती, क्योंकि उसका बच्चा इस भाग दौड़ में लगी आग में फंस गया था। राघव ये नोटिस कर लेता है और फौरन उस बच्चे को निकाल कर ले आता है, जिससे वो बंदरिया भी शांत होकर अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर मंदिर का पुजारी राघव को एक कड़ा देकर कहता है कि बजरंग बली और भगवान श्री राम का तुम पर बड़ा आशीर्वाद है, इसलिए कड़े को पहनो, ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा, ठीक वैसे ही जैसे तुमने इस बंदर के बच्चे की रक्षा की है। खैर, अब जो लोग हॉन्टेड टूर के लिए आए थे वो कहते हैं कि काफी देर हो गई है, आप लोग जल्दी से टूर शुरू करिए। यहाँ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बता दूं, जो इन सभी लोगों के इस टूर से पहले जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। असल में राघव, मैथिली और सुमित इस टूर को होस्ट जरूर करते थे, लेकिन वो खुद इस चीज में बिलीव नहीं करते थे, जिस वजह से वो फेक हॉरर सेटअप ऑर्गेनाइज करते थे, ताकि टूर पर आए लोगों को ये चीज असली लगे। अब इन टूरिस्ट में से एक बिहारी नाम का लड़का भी होता है, जो इनके हर टूर में जाता था, लेकिन इतनी बार जाने की वजह से उसे रियलाइज हो चुका था कि ये लोग फेक सेटअप करते हैं। तो ऐसे ही आज वाली ट्रिप पर ये लोग एक लड़की को सफेद कपड़ों में दिखाते हैं, जो अगले ही पल वहाँ से हटा दी जाती है। अब कुछ लोग तो उसे देखकर डर जाते हैं, जबकि बिहारी कहता है कि ये भूतनी तो पिछले टूर में भी दिखी थी। लेकिन बाकी लोग नए होते हैं, तो उन्हें लगता है कि बिहारी जानबूझकर ये बातें बोल रहा है। फिर राघव सभी को फेक कहानी सुनाता है कि जो लड़की अभी आप लोगों ने देखी उसका नाम सुनंदा था,
जिसका परिवार कई सालों पहले यहाँ रहने आया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका ये घर किसी कब्रिस्तान के ऊपर बना है। फिर वो एक बेड को दिखाकर कहता है कि ये वही बेड है जिस पर सुनंदा सोती थी, और एक दिन इसी बेड के नीचे से एक भूत सुनंदा को खींचकर अपने साथ ले गया था। अब ये सुनते ही बिहारी के अंदर की खुजली फिर से जाग जाती है और वो कहता है कि पिछली बार तो तुमने कहा था कि ये एक अंग्रेज का बेड है जिसकी आत्मा यहाँ रहती है, और अब कह रहे हो कि सुनंदा नाम की लड़की का बेड है। आखिर ये चक्कर क्या है? क्या तुम हम लोगों को पागल बना रहे हो? ये देखकर राघव समझ जाता है कि ये बिहारी उसको पिटवाकर ही छोड़ेगा, इसलिए वो अपना दिमाग चलाते हुए कहता है कि लगता है इस सुनंदा ने तुम्हारे दिमाग पर काबू करना शुरू कर दिया है, जल्दी से सभी निकलो वरना दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह से वो स्टोर को वहीं पर खत्म करवा देता है, क्योंकि उसकी इस बात से बाकी लोग बहुत डर गए थे और आगे जाने को रेडी नहीं थे। इसके बाद हम राघव और मैथिली को देखते हैं, जिनके पड़ोस में मोक्षा नाम की एक छोटी लड़की रहती थी, जिसके माँ बाप विदेश में रहते थे, इसलिए वो अपने दादाजी के साथ रहती थी और राघव और मैथिली उसे बहुत प्यार करते थे, साथ ही खाली वक्त में उसके साथ रहते थे। तो इसके बाद सीन आता है उस दिन पर जब इन लोगों का नया टूर जाने वाला था, और उसके हिसाब से राघव, मैथिली और सुमित पहले ही अपना सेटअप कर चुके थे। लेकिन इस बार जब सभी टूरिस्ट आते हैं तो हर बार की तरह बिहारी उनमें शामिल होता है, जो टूर कंपनी के मालिक से कहता है कि आपकी सभी लोकेशंस फेक होती हैं और वहाँ फेक सेटअप होते हैं, जिस पर वो मालिक कहता है कि ठीक है, इस बार लोकेशन हम नहीं आप लोग सेलेक्ट करिए, और इस तरह से वो एक जार में कई पर्चियों पर लोकेशन लिखकर डाल देता है। अब ये देखकर राघव और मैथिली परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। तो इस तरह उन पर्चियों में एक नई लोकेशन का नाम आता है जहां आज तक राघव और मैथिली नहीं गए थे, और उस जगह का नाम था स्वर्ण माया। और दोस्तों, ये स्वर्ण माया उसी रेडियो स्टेशन का नाम था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। तो इस तरह से अब राघव, मैथिली और सुमित के साथ टोटल 7 विजिटर्स उस स्टोर के लिए निकलते हैं। साथ ही उन लोगों के साथ इस बार मोक्षा भी होती है, जिसे एक शर्त जीतने की वजह से राघव को मजबूरी में लाना पड़ा था। इसके अलावा इन लोगों में बिहारी के साथ साथ वो दोनों लोको पायलट्स मुरुगेश और अथेरिया भी होते हैं, जिन्होंने इस एजेंसी का ऐड देखा था। और एक वीरभद्र नाम का आदमी भी होता है, जो हमेशा से अपनी मरी हुई बीवी से कांटेक्ट करना चाहता था, जिस वजह से वो इस टूर पर आया था। खैर, तो इस तरह से अब सीन आता है प्रेजेंट में, जहां हम देखते हैं कि लोग आखिरकार एक गाड़ी के जरिए और नक्शे को फॉलो करते हुए स्वर्ण माया स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन पूरे रास्ते राघव और मैथिली परेशान थे कि आखिर वो उस जगह पर क्या हॉन्टेड दिखाएंगे, क्योंकि वो वहां पर कोई सेटअप तो कर ही नहीं पाए थे। अब यहाँ राघव देखता है कि दरवाजा बंद है और पास में कुछ ऐसी चीजें भी दिख रही हैं जिन्हें देखकर लगता है कि यहाँ कोई रिचुअल हुआ होगा। तो ये देखकर उसे एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि ऐसी ही छोटी छोटी चीजें दिखाकर वो इन लोगों के माइंड को मैनिपुलेट करेगा और फिर उन्हें झूठी कहानियां सुनाकर डराते हुए वापस ले जाएगा। तो इस तरह अब राघव पास रखा एक त्रिशूल उठाता है और उस जगह का ताला तोड़कर सभी को अंदर ले जाता है। फिर अंदर आने पर वो झूठी कहानी सुनाना शुरू करता है और कुछ भी दिमाग में ना आने पर कहता है कि ये वही जगह है जहाँ स्वर्ण और माया नाम की 2 लड़कियों की हत्या हुई थी। ऊपर से ये जगह एक रेडियो स्टेशन थी, जिस वजह से इस जगह का नाम स्वर्ण माया रख दिया गया, और अब उन दोनों लड़कियों की आत्मा यहाँ रहती है। तभी वो बिहारी कहता है, चुप करो, ये झूठी कहानी मत सुनाओ, और अगर वो दोनों यहाँ हैं तो हमें दिखाओ। अब इस बात पर राघव थोड़ा घबरा जाता है कि क्या जवाब दे, लेकिन तभी मैथिली बिहारी से कहती है, भूत यहाँ वहाँ नहीं होते, ये एक रेडियो स्टेशन है, इसलिए भूत रेडियो में होगा। जिस पर एक लेडी कहती है कि ठीक है, फिर सामने रखा रेडियो ऑन करो, देखें तो भूत कैसा है। अब लोग जिद करने लगते हैं तो राघव मशीन के पास जाकर रेडियो ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मशीन काम नहीं करती। इसके बाद वो लोग बाहर जाने की तैयारी में होते ही हैं कि तभी वहाँ की लाइट्स अचानक से फ्लिकर करने लगती हैं और रेडियो जॉकी जैसी आवाज आने लगती है। रेडियो में वो लेडी कहती है कि नमस्कार, आज 9 अगस्त 1989 के दिन आप लोग पधारे हैं। आप लोगों ने यहाँ आकर अपनी मौत को बुला लिया है, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर बाकी लोगों को डर लगने लगता है, जबकि राघव को लगने लगता है कि ये सेटअप उसी की टीम या बॉस ने किया होगा। तभी उस वीरभद्र को लगता है कि शायद वो उसकी बीवी है जो बोल रही है, इसलिए वो पूछता है कि क्या ये तुम हो सुनीता? तो इस पर बिहारी कहता है कि भाई ये क्या बोल रहे हो, जल्दी यहाँ से निकलो, यहाँ सच में भूत है। उसके ऐसा कहते ही अचानक सभी चीजें अस्त व्यस्त होने लगती हैं
जिसे देखकर राघव समझ जाता है कि यह कोई सेटअप नहीं है, बल्कि सच में यहाँ पर कोई बुरी शक्ति मौजूद है। इसके बाद वो सभी वहाँ से फौरन बाहर निकल जाते हैं, लेकिन तभी सब देखते हैं कि जिस गाड़ी में वो यहाँ पर आए थे उसमें आग लग चुकी है। ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं और इतने में उस स्टेशन का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और फिर आखिर वो आवाज एक बार फिर से उनसे कहती है कि तुम में से कोई नहीं बचेगा। इसके बाद सुबह राघव, मैथिली और सुमित एक चाय की दुकान पर बैठकर पिछली रात के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर पास खड़ा एक लड़का हैरान हो जाता है और कहता है कि भैया, क्या तुम लोग सच में उस रेडियो स्टेशन पर गए थे? मैंने सुना है जो वहाँ जाता है वो वापस नहीं आता, इसलिए फौरन अपने घर जाकर वो कपड़े जला दो जो तुमने पहने हुए थे और फिर गंगा जल से नहा लो, वरना वो बला तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। इस पर राघव लाइटली लेते हुए कहता है कि ये चीज तुमको किसने बताई? तो वो लड़का कहता है, मेरी माँ ने। तो राघव हंसते हुए सोचता है कि शायद इसकी माँ ने कोई कहानी सुना दी होगी, और वैसे भी अगर वहाँ सचमुच भूत होता तो ये तो और अच्छा है, कम से कम विजिटर्स को असली अनुभव मिलेगा। लेकिन मैथिली और सुमित इस बात से काफी डर जाते हैं, क्योंकि कल रात जो हुआ वो उनकी समझ से परे था। खैर, अब उसी रात हमें वो दोनों लोको पायलट्स भी दिखाए जाते हैं जो कल रात राघव की टीम के साथ रेडियो स्टेशन गए थे। वो ट्रेन चला रहे होते हैं कि तभी जंगल में सिग्नल ना मिलने से वो ट्रेन रोक देते हैं और सोचते हैं कि शायद ट्रैक में कोई दिक्कत होगी। पर सिग्नल क्लियर होने का इंतजार करते वक्त एक बूढ़ी औरत अचानक उनकी खिड़की के पास आती है और अथेरिया से कहती है कि बेटा, मुझे खाना दे दो, 1 हफ्ते से भूखी हूँ। तो अथेरिया उसे अपना खाना देने को होता है कि तभी मुरुगेश की नींद खुल जाती है और वो एकदम से अथेरिया का हाथ पकड़कर उसको रोकते हुए खिड़की को बंद कर देता है। ये देखकर अथेरिया कहता है कि क्या हुआ, मैं तो बस अम्मा को खाना दे रहा था। तो मुरुगेश कहता है, अरे पागल, इतनी ऊंचाई पर आखिर कौन आ सकता है? जरा सोच कर देखो, उस औरत का चेहरा बिल्कुल खिड़की के करीब था, जो कि इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी उनके रेडियो में वही आवाज सुनाई देती है जो रेडियो स्टेशन में थी कि अब तुम दोनों बच नहीं सकते। फिर थोड़ी देर के बाद हम उस बूढ़ी औरत को उनकी खिड़की पर देखते हैं, जिसके बाद हमें उन दोनों की चीखें सुनाई देती हैं, यानी उनका काम तमाम हो चुका था। इसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि मोक्षा राघव और मैथिली के घर आती है और बतियाते हुए अपनी जेब से एक पर्स निकालती है, क्योंकि राघव की दी हुई चॉकलेट उसमें ही रखी होती है। जिस पर राघव पूछता है कि ये पर्स किसका है, तो वो कहती है कि ये पर्स तो मुझे उस रेडियो स्टेशन में मिला जहां हम कल गए थे, इसलिए मैं वहां से ये ले आई। अब ठीक उसी वक्त वो बिहारी राघव को फोन करता है और कहता है कि कल हमारे साथ गए उन दोनों लोको पायलट्स की मौत हो गई है। ये सुनते ही राघव सकते में आ जाता है। इसके बाद राघव फौरन उस लोकेशन पर जाता है जहां रेलवे ट्रैक के पास उन दोनों की लाशें पड़ी होती है, और फिर हमें उन दोनों लाशों के इर्द गिर्द वही तिरछा स्वास्तिक देखने को मिलता है जो कि शुरुआत में दिखा था। अब इन हत्याओं की जड़ जानने के लिए राघव वापस से अकेला उसी रेडियो स्टेशन में जाता है और वहां उसे एक 1989 के पुराने अखबार और एक कमरे में पुराना टॉर्च मिलता है। फिर टॉर्च जलाकर देखने पर उसे कमरे की दीवार पर स्वास्तिक का वही तिरछा चिन्ह दिखाई देता है जिसके पास लिखा था कि ये मेरा सिग्नेचर है। अब घर लौटने पर वो मैथिली और सुमित से कहता है कि 1989 में भी उस स्टेशन पर लोग मरे थे और उनकी लाशों के पास भी स्वास्तिक वाला चिन्ह था, जिस पर मैथिली कहती है कि स्वास्तिक तो पवित्र चिन्ह है ना। तो राघव जवाब देता है कि हाँ, लेकिन ये क्रॉस स्वास्तिक है जो नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। खैर, तभी इनको रेडियो से वही आवाज आती है जो कहती है कि 11 लोगों में से 2 मरे और अब बचे हैं 9। और इस तरह वो आवाज वीरभद्र का नाम लेती है, वही वीरभद्र जिसे अपनी मरी हुई बीवी से बात करनी थी। ये सुनकर राघव सोचता है कि शायद वो अगला निशाना है, इसलिए उसे बचाना होगा। इस तरह वो अपने ऑफिस फोन करके वीरभद्र का एड्रेस निकलवाकर वहां के लिए जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि वीरभद्र एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था जो इस वक्त अपनी साइट पर होता है। फिर अचानक ऊपर से आ रही हथौड़ों की चोटों वाली अजीब आवाजें सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद वीरभद्र ऊपर देखने लगता है। अब ऊपर पहले तो वो एक लहराती साड़ी देखता है जो उसकी बीवी पहना करती थी। फिर जब वो उस साड़ी के पास जाता है तो उसे अपनी बीवी दिखती है जो भयानक रूप में अपने सिर पर हथौड़े मार रही होती है, जिसकी आवाज नीचे सभी को आ रही थी। अब इससे पहले कि राघव वीरभद्र तक पहुंच पाता, तब तक वो लेडी वीरभद्र को ऊपर से धक्का दे देती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद सुबह राघव उस लड़के के घर जाता है
जिसने उन्हें कपड़े जलाने और गंगा जल से नहाने के लिए कहा था, और अपनी माँ के बारे में बताया था जिसने उसे ये कहानी सुनाई थी। इसलिए अब वो उसकी माँ से मिलता है और पूछता है कि आखिर रेडियो स्टेशन का नाम सुनते ही आपका बच्चा क्यों घबराया था। तो उस लड़की की माँ पूछती है कि उस स्टेशन में कितने लोग गए, जिस पर राघव कहता है 11 लोग। तो माँ डरते हुए कहती है सब मर जाएंगे। लेकिन राघव पूछता है ऐसा क्यों कह रही हैं आप, आखिर वहाँ क्या हुआ था, क्यों वो 3 विजिटर मारे गए। तो उस लड़के की माँ कहती है कि मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन जो जानती हूँ वो बताती हूँ। इस तरह वो बताती है कि 35 साल पहले पढ़े लिखे लोग इस गांव में रेडियो स्टेशन शुरू करने आए थे, जिसमें वेदवती नाम की लड़की अपनी आवाज देती थी, जो बहुत ही अच्छी थी। लेकिन अचानक एक रात कुछ हुआ और 6 लोग मर गए। उस वक्त लोग कहते थे कि उन्हें किसी भूत ने मारा है। इसके बाद हर रात वहाँ गाने की आवाजें सुनाई देती थी, जिस वजह से गांव वालों ने एक स्वामी जी को बुलाकर पूजा करवाई और स्टेशन का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। वो बताती है कि मैं तब बहुत छोटी थी, लेकिन मेरे पिता कहते थे कि उस पूजा के बाद वो गाने वापस नहीं सुनाई दिए और उसके बाद सन्नाटा छा गया। फिर राघव पूछता है कि उस वेदवती का क्या हुआ था। तो वो बताती है कि उसने खुद को खत्म कर लिया था, लेकिन उसकी वजह मुझे नहीं पता। इसके बाद राघव पुराने अखबार चेक करता है, जहां उसे पता चलता है कि वेदवती ने 1989 में सच में खुद को मार लिया था। इसीलिए वो अंदाजा लगाता है कि ये वेदवती की आत्मा है जो ये सब कर रही होगी। फिर वो सुमित के लैपटॉप पर उस दिन की फोटो देखता है जब वो लोग उस टूर पर गए थे। अब वो फोटो को देखकर एक सीक्वेंस को नोटिस करता है, जिसमें वो अंदाजा लगाता है कि ये लोग जिस नंबर के हिसाब से उस रेडियो स्टेशन में एंटर हुए थे, ठीक उसी सीक्वेंस में ये मौतें हो रही हैं। तो इस तरह वो अंदाजा लगाता है कि मुरुगेश अथेरिया और वीरभद्र के बाद बिहारी था, जो उनके बाद अंदर एंटर किया था। लेकिन तभी वो ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि बिहारी से पहले तो मोक्षा थी, जिसने उस स्टेशन में अपना कदम रखा था। यानी उस स्पिरिट का अगला निशाना बिहारी नहीं बल्कि मोक्षा होगी। अब उसे याद आता है कि जो लोग उस टूर पर गए थे वो अपने साथ एक एक रेडियो लाए थे। इसलिए अब राघव मैथिली से कहता है कि तुम बाकी लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाओ, तब तक मैं मोक्षा को लेकर वहां पहुंचता हूं, क्योंकि उसकी जान खतरे में है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोक्षा अपने कमरे में सो रही होती है और तभी उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। फिर राघव खिड़की से झांकता है तो देखता है कि मोक्षा हवा में लटक रही है। इसलिए वो फौरन उसके घर में घुसकर मुश्किल से उसे बचाता है। अब वो पूछता है कि ये सब कौन कर रहा था। तो मोक्षा उसे वही पर्स दिखाते हुए कहती है कि जो मेरे साथ ये सब कर रहा था उसका फोटो इस पर्स में रखा है। अब राघव उस फोटो को देखता है और हैरान हो जाता है, लेकिन हमें फिलहाल वो फोटो दिखाया नहीं जाता। इसके बाद वो मैथिली को फोन करता है और कहता है कि सभी विजिटर्स को लेकर वापस उसी रेडियो स्टेशन पर आओ, इसका सोल्यूशन वही है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद सभी लोग उस रेडियो स्टेशन पहुंचते हैं। फिर राघव एक एक करके सभी विजिटर्स के रेडियो जला देता है और उस स्पिरिट से बिना डरे कहता है कि कितने बड़े कायर हो तुम, जो आदमी होकर एक औरत की आवाज का सहारा ले रहे हो। हिम्मत है तो मेरे सामने आओ और मुझ पर वार करो, लेकिन इन सबको छोड़ दो। अब ये सुनकर बाकी लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर राघव को कैसे पता चला कि वो एक मेल स्पिरिट है। तो राघव बताता है कि जिस स्पिरिट ने मोक्षा पर हमला किया उसको मोक्षा ने देखा था और उस मेल स्पिरिट का फोटो उसके पर्स में था, जो वो इस रेडियो स्टेशन से ले गई थी। तो इस तरह राघव उन लोगों के सामने पर्स से वो फोटो निकालने लगता है, लेकिन इतने में वो स्पिरिट उस फोटो को आग के झोंके से जला देती है, जिसे देखकर राघव उसे और ज्यादा उकसाता है और कहता है कि फिर से नामर्द जैसी हरकत कर दी तूने, आखिर सामने आने से डरता क्यों है। तो इस तरह अब वो प्रेत सामने आता है, जिसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और तब जाकर सभी को यकीन होता है कि राघव सही था। ये एक मेल स्पिरिट थी जिसकी आवाज एक औरत जैसी थी। लेकिन हम यहाँ पर दूसरी बार नोटिस करते हैं कि इतना सब होने के बाद भी वो स्पिरिट राघव पर हमला नहीं करती। अब दूसरी बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार राघव अकेले इस जगह पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था, लेकिन तब भी इस स्पिरिट ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था और इसकी एक खास वजह थी, मंदिर से मिला वो कड़ा जो उसका सुरक्षा कवच बना हुआ था। अब वो स्पिरिट राघव से कहती है कि ठीक है, अब अगला नंबर तुम्हारा ही होगा, इसके बाद ही मैं बाकी लोगों की जान लूंगा। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि कड़े की वजह से वो उस जगह पर किसी के ऊपर हमला नहीं कर सकता था। अब इतना सब होने के बाद राघव समझ जाता है कि वेदवती की पूरी डिटेल के लिए उसे पुलिस स्टेशन जाना होगा। इसलिए वो मैथिली और सुमित तीनों ही पुलिस स्टेशन जाते हैं और वेदवती से जुड़ी जानकारी लेने लगते हैं। पर तभी अचानक ट्रांसफार्मर फटने से लाइट चली जाती है, जिसके बाद पुलिस वाले उसे ठीक करने में लग जाते हैं।
अब राघव मैथिली और सुमित को बाहर जाकर पुलिस की मदद करने को कहता है, जबकि वो खुद एक पुराने टॉर्च को लेकर वहाँ की फाइलें चेक करने लगता है। लेकिन तभी अचानक वो स्पिरिट वहाँ वापस से आ जाती है। लेकिन राघव नोटिस करता है कि जब जब टॉर्च की रोशनी उस स्पिरिट पर पड़ रही थी तब तब वो उससे डर रहा था। और यही बात राघव मैथिली और सुमित से कहता है कि वो प्रेत असल में टॉर्च से डरता है, इसलिए ये टॉर्च हमें डिफेंड करेगी और हमारे बहुत काम आएगी। अब पुलिस स्टेशन से वेदवती की रिपोर्ट हासिल करके ये लोग सीधा वेदवती के घर जाते हैं, जहां उसका पिता इनसे कहता है कि मेरी बेटी के मरने के बाद मैं उसके कमरे में नहीं गया, ऊपर से मेरी पत्नी पागल हो गई, जो हर दूसरी लड़की को अपनी बेटी समझती है। इस तरह वो उन्हें उसका कमरा दिखाता है, जहां राघव को एक ग्रुप फोटो मिलती है जिसमें वही लड़का था जिसका फोटो उस पर्स में मौजूद था। फिर उसके पिता से पूछने पर वो कहता है कि इसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरी बेटी वेदवती के साथ पढ़ता था, इसलिए अगर इस लड़के के बारे में जानना है तो इनके मास्टर जी से बात करो, वो जरूर जानते होंगे। और इस तरह वो उनका पता राघव को दे देता है। इसके बाद अगले दिन ये तीनों मास्टर जी से मिलने जाते हैं, जहां राघव फोटो दिखाकर उस लड़के के बारे में पूछता है, जिस पर मास्टर जी कहते हैं कि बहुत साल पहले मैं बच्चों को पौराणिक कथाएं पढ़ाता था और ये लड़का उन कहानियों को बहुत ध्यान से सुनता था, इसलिए ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट था और इसका नाम था बिसरवा। खैर, अब कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें पता चलता है कि बिसरवा असल में चंद्र ग्रहण के दिन पैदा हुआ था। साथ ही वो विकलांग था और रिकेट्स नाम की बीमारी के साथ बड़ा हुआ था। इस वजह से उसका पिता भी उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। वो उसके साथ खेलती थी और कहानियां सुनाती थी। साथ ही जब भी उसका पिता उसकी माँ पर हाथ उठाता तो बिसरवा अपने पिता को धक्का देकर माँ को बचा लेता था। तो ऐसे ही एक दिन उसका मामा उसे मास्टर जी के पास पढ़ाने ले आता है, लेकिन बिसरवा की आवाज थोड़ी लड़की जैसी होती है, जिस वजह से बच्चे तो उसे चिढ़ाते हैं, लेकिन उसके मास्टर जी उसको मोटिवेट करते हैं कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो, आगे सब ठीक होगा। फिर बड़ा होने पर मास्टर जी उसे स्वास्तिक ड्रॉ करने को कहते हैं, लेकिन उसका टेढ़ा हाथ हमेशा तिरछा स्वास्तिक ही बनाता है। फिर एक दिन गाँव में घोषणा होती है कि वहाँ रेडियो स्टेशन आ रहा है, जिसके लिए अच्छी आवाज वाले लोगों को एप्लीकेशन देने का मौका मिलेगा। अब बिसरवा और उसके साथ पढ़ने वाली वेदवती दोनों ही इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। साथ ही हमें पता चलता है कि वेदवती का होने वाला पति ही इस रेडियो स्टेशन को वहां लेकर आया था। अब बिसरवा अपनी माँ और मास्टर जी के आशीर्वाद के साथ ऑडिशन देता है और शॉकिंगली उसकी आवाज रेडियो के लिए चुन ली जाती है। अब ये बात जब उसकी माँ को पता चलती है तो वो बहुत खुश होती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब जगह जगह रेडियो से जुड़े पोस्टर्स लगते हैं तो भले रेडियो में आवाज बिसरवा की थी, लेकिन फोटो वेदवती का लगा होता है। असल में बिसरवा के अजीब से लुक की वजह से ऐसा किया गया था, ताकि लोगों को पता ना चले कि जिसकी आवाज इतनी अच्छी है वो आदमी दिखने में कैसा लगता है। अब हम देखते हैं कि बिसरवा अपने सामने लगे पोस्टर्स को फाड़ देता है, क्योंकि वो इस बात से बहुत हर्ट हुआ था। इसलिए अब वो सीधा स्टेशन जाकर सवाल करता है और प्रेजेंट में मास्टर जी राघव को बताते हैं कि उस दिन बिसरवा स्टेशन तो गया लेकिन वापस नहीं आया। इसके बाद रास्ते में राघव, मैथिली और सुमित बिसरवा के बारे में बात करते हैं कि कैसे उसके साथ धोखा हुआ और उसकी आवाज का इस्तेमाल करके वेदवती का फोटो लगाया गया। लेकिन तभी अचानक एक कुत्ता उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है और राघव एकदम से ब्रेक मारता है। अब कुत्ता उनकी कार से टकराकर कब्रिस्तान में गिरता है, जिसे देखकर ये तीनों उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं, पर वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उस कुत्ते को कोई चोट नहीं लगी थी। लेकिन तभी उनकी नजर एक कब्र पर पड़ती है, जो उस मास्टर जी की होती है जिससे वो अभी अभी मिलकर आ रहे थे। ये देखकर सुमित कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इनसे तो हम अभी अभी मिलकर आ रहे हैं। लेकिन राघव समझ जाता है कि जिससे वो मिलकर आ रहे हैं वो मास्टर जी नहीं बल्कि बिसरवा की आत्मा थी, जो अपनी कहानी सुनाने आई थी। अब इतने में बिसरवा वहां आ जाता है, जिसे देखकर मैथिली अपने हाथ में लगी टॉर्च को ऑन करने की कोशिश करती है, लेकिन बिसरवा उस टॉर्च को अपनी फोर्स से गिराकर तोड़ देता है, जिस वजह से ये तीनों अब भागने लगते हैं। अब वो फौरन कार में जाकर बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर एक ट्रक से उनकी टक्कर हो जाती है और इसी के साथ सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां हम देखते हैं कि बचपन में राघव के पिता उसे स्कूटर पर स्कूल छोड़ने ले जा रहे थे और तभी एक लॉरी ने उनको टक्कर मार दी, जिसमें राघव तो बच गया लेकिन उसके पिता की मौत हो गई। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि राघव और सुमित को गंभीर चोट नहीं आती, लेकिन मैथिली को थोड़ी चोट आती है और इस हादसे के बाद वो काफी डर जाती है कि कहीं वो आत्मा उन्हें मार ना दे। अब इस डर से होता यह है कि अभी तक जो बिसरवा इन तीनों पर काबू नहीं कर पा रहा था, वो मैथिली के डर की वजह से उस पर हावी हो जाता है और उसे पॉजेस कर लेता है। फिर जब राघव वहां आता है
तो वह मैथिली को ऊपर हवा में पाता है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अब इतने में वो उस पर हमला कर देती है, लेकिन इसी बीच मौका पाकर राघव उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है, जिससे वो कमजोर होकर बेहोश हो जाती है। फिर हॉस्पिटल में बैठे बैठे राघव की नजर एक ऑक्सीजन सिलेंडर पर पड़ती है और तभी उसे याद आता है कि रेडियो स्टेशन में भी ऐसा ही एक सिलेंडर था। इसलिए अब वो यही सोचने लगता है कि आखिर एक रेडियो स्टेशन में गैस सिलेंडर का क्या काम पड़ा होगा। तो अब वो उस सिलेंडर पर कंपनी का नाम पढ़कर सीधा उस कंपनी के पास जाता है और साथ ही वो उस कंपनी के मैनेजर का नाम भी पता कर लेता है। अब उसे पता चलता है कि मैनेजर का नाम सुरेंद्र है, जो यहाँ 40 साल से काम कर रहा है। तो इससे राघव अंदाजा लगा लेता है कि इतने समय से काम कर रहे आदमी को उस हादसे के बारे में अच्छे से याद होगा। इसलिए अब वो वहाँ जाकर पूछता है कि यहाँ सुरेंद्र कौन है, लेकिन उसे इस बात का कोई जवाब नहीं मिलता। पर फिर हंगामा करने पर सुरेंद्र बाहर आता है और एक वर्कर से राघव को भगाने को कहता है। इसी बीच वहाँ एक जोरदार लड़ाई भी होती है। तभी राघव एक डेडली गैस लीक करके सुरेंद्र को पकड़ लेता है और खुद भी वहीं रुक जाता है। वो कहता है कि अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, चाहे इस गैस से हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। तो इस तरह अब सुरेंद्र उसे सब कुछ सच सच बताने को तैयार हो जाता है। वो बताता है कि उस दिन रेडियो स्टेशन वालों ने वेदवती की आवाज ही चुनी थी, जबकि बिसरवा ने ही ये अफवाह फैलाई थी कि उसकी आवाज को चुना गया है, और ऐसा उसने इसीलिए किया ताकि वो अपनी माँ को खुश देख सके, जो बरसों से रोती हुई आई थी। लेकिन जब वो पोस्टर लगे तो बिसरवा का प्लान फेल हो गया, जिस वजह से वो गुस्से में आ गया और सीधा वेदवती के पास पहुंचकर उसके साथ बदसलूकी करने लगा। यहाँ तक कि उसने उसकी साड़ी तक छीन ली और खुद उसे पहनकर स्टेशन में घुस गया। लेकिन वहाँ मौजूद वेदवती का मंगेतर यानी मेरा बड़ा भाई उस साड़ी को पहचान गया, इसलिए उसने बिसरवा से पूछा कि ये साड़ी तो वेदवती की है और ये तुम इसे पहनकर क्या कर रहे हो। और इस तरह जब उसको बिसरवा के कांड के बारे में पता चलता है तो उसने अपने 6 दोस्तों के साथ मिलकर बिसरवा को पीटा और एक कमरे में बंद कर दिया। वहीं वेदवती ने शर्मिंदगी में खुद को खत्म कर लिया, जिसके बाद जब ये बात उसके मंगेतर को पता चली तो वो अंदर से टूट गया। इसलिए उसने बिसरवा को सजा देने के लिए उसके चेहरे के सामने टॉर्च जलाकर रख दी और हर दिन उस सिलेंडर से नर्व गैस रिलीज की, जिससे इंसान को नींद नहीं आती। इस तरह 12 दिनों तक बिसरवा ने वो सब झेला और आखिर में वो मर गया, जिसके बाद उन 6 दोस्तों ने उसकी लाश रेलवे ट्रैक के पास दफना दी। लेकिन बाद में वो सभी उसी स्टेशन में मारे गए, जैसा कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। ये सुनकर अब राघव शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या सच में बिसरवा ने ये सब अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए किया था। तो सुरेंद्र कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके बाद मुझे पता चला कि बिसरवा तो पागल था और उसकी माँ की मौत तो बिसरवा के जन्म के वक्त ही हो गई थी, लेकिन उसका पिता उसकी परवाह नहीं करता था। जिसके बाद वो धीरे धीरे घर की चीजों से बातें करने लगा और इसी बीच एक दिन उसे पुराने सामान में अपनी माँ का आईना मिला और उसने उसमें माँ की कल्पना करके उनसे बातें करना शुरू कर दी। लेकिन एक दिन उसके पिता ने वो आईना फेंक दिया, जिस वजह से गुस्से में बिसरवा ने अपने पिता को ही मार डाला। फिर इस तरह अब प्रेजेंट में सुरेंद्र बताता है कि अब बचने का एक ही रास्ता है और वो है उसी आश्रम के गुरुजी जिन्होंने उसकी आत्मा को पिछली बार कैद किया था। तो इसके बाद वो लोग आश्रम जाते हैं, लेकिन वहाँ पुराने गुरु नहीं होते बल्कि नए गुरु होते हैं। लेकिन वो गुरु भी राघव का हाथ छूकर उसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं और उससे कहते हैं कि जब मेरे गुरु ने बिसरवा की आत्मा को पहले कैद किया था तो उन्होंने उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था, जिस वजह से वो अपनी माँ के कमरे में जाने के लिए बेताब हो रहा था। लेकिन जब तुम अपने लोगों के साथ आए और तुमने ताले तोड़कर सारे दरवाजे खोले तो बिसरवा भी अपनी माँ के कमरे में पहुँच गया। पर इसी बीच मैथिली को एक आईना दिखा जो गलती से उसके हाथ से गिर गया और उसमें से कीड़े निकलने लगे। अब तुम सभी लोग उन कीड़ों को मार रहे थे कि तभी तुम वहां आए और उस आईने को ही तोड़ दिया। ये चीज बिसरवा को नागवार गुजरी, क्योंकि वो आईना उसके लिए उसकी माँ का अक्स था। इसलिए उसने तुमसे अपनी दुश्मनी मान ली और एक एक करके वो सभी को खत्म करने में लगा है। फिर गुरु समझाते हैं कि हर इंसान की 3 शक्तियां होती हैं, डिजायर, थॉट और एक्शन। इसलिए बिसरवा की भी यही शक्तियां हैं जो उससे जुड़े हुए हर सामान में है, जिससे उसे एनर्जी मिल रही है। इसलिए गुरु कहते हैं कि बिसरवा की बिलोंगिंग्स को जल्दी से जल्दी इकट्ठा करो, क्योंकि उन्हीं के जरिए हम उसका इस दुनिया से रिश्ता तोड़ सकते हैं। साथ ही वो कहता है कि इस काम को करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ सुबह के 5 बजे तक का टाइम है, क्योंकि उसके बाद तुम्हारा काल शुरू हो जाएगा, जिसमें राक्षसी शक्तियां और बढ़ जाएंगी और फिर उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो गुरु मैथिली को बांधकर आश्रम लाता है, क्योंकि उसका पोजीशन अभी भी बरकरार था। उधर राघव और सुरेंद्र बिसरवा की शक्तियों की तलाश में निकलते हैं,
जिसके लिए वो पहले उसके घर आते हैं, जहां वो शतरंज की बिसात पाते हैं, यानी उसकी सोच की शक्ति। इसके बाद राघव रेडियो स्टेशन के टॉवर पर चढ़कर एक छोटा रेडियो हासिल करता है, यानी उसकी डिजायर की शक्ति, क्योंकि बिसरवा चाहता था कि उसकी आवाज दुनिया सुने। इसके बाद वो गुरुजी के पास लौटते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमें हर हालत में वो तीसरी शक्ति भी चाहिए, वरना मैं आत्मा को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तभी अचानक बिसरवा की आत्मा शक्तिशाली होकर सभी पर हमला करती है और इसी बीच पोजेस्ड मैथिली भी राघव को मारने की कोशिश करती है, लेकिन राघव का कड़ा उसे सेफ बनाए रखता है और वो उसे छू नहीं पाती। पर तभी राघव अपना दिमाग चलाते हुए वो कड़ा मैथिली के हाथ में पहना देता है, जिसके बाद वो आत्मा एक पल भी बिना देरी किए वो राघव के शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि राघव की आत्मा एक अजीब दुनिया में चली जाती है, लेकिन उसे कमजोर करने के लिए बिसरवा उसी का रूप लेकर उसे एक पुराना इंसिडेंट याद दिलाता है। फिर हम देखते हैं कि जब छोटा राघव अपने पिता के साथ स्कूटर पर था, तो उसकी जिद की वजह से उसके पिता ने स्कूटर का एक्सीलेटर उसके हाथ में दे दिया था, लेकिन बच्चा होने की वजह से राघव ने उसको पूरा घुमा दिया, जिससे वो एक्सीडेंट हुआ और उसके पिता की मौत हो गई। इस तरह अब यही सब याद दिलाकर बिसरवा उसे कमजोर करने की कोशिश करता है, ताकि गिल्ट में वो हार मान ले। फिर राघव कमजोर पड़ने लगता है, जिस तरह से वो उस पर कंट्रोल पाकर उसके द्वारा ही उसे नुकीले कांच के टुकड़ों से स्टैप करने लगता है। लेकिन इतने में मैथिली आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और राघव से कहती है कि खुद को कमजोर मत होने दो, क्योंकि तुम्हें कुछ हो गया तो फिर वो सबको मार देगा, इसलिए तुम्हें उससे लड़ना ही होगा। तो अब राघव अपने गिल्ट से ओवरकम करके उसका सामना करता है और इसी दौरान उसके हाथ में बिसरवा का ताबीज रह जाता है और तभी उसे याद आता है कि यही वो तीसरा ऑब्जेक्ट है, एक्शन वाला। इसलिए वो मैथिली से कहता है कि सेलर में वो ताबीज पड़ा है, उसे लेकर आओ। अब वो ताबीज लेने जाती है, लेकिन इतने में बिसरवा राघव पर फिर से हावी हो जाता है और उससे खुद को स्टेप करवाने लगता है, लेकिन तभी गुरु आकर उसे रोक देते हैं और उसे बांध देते हैं। इसी बीच मैथिली भी ताबीज ले आती है, जिसके बाद वो उन सभी सामानों के अंश को एक पिलर में डाल देते हैं, जिसके बाद उस पिलर से एक लाइट निकलकर सीधा राघव पर पड़ती है, जो बिसरवा की आत्मा को खींचकर बाहर निकाल लेती है। जिसके बाद गुरु उसे एक स्फेरिकल केस में बंद कर देते हैं और फिर इसके बाद राघव ठीक हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि राघव और मैथिली अपनी लाइफ पहले की तरह जीने लगते हैं, लेकिन फिर भी एक बात राघव के दिमाग में हिट कर रही होती है कि बिसरवा पहले तो ठीक ही था। वो मॉन्स्टर तब बना जब उसने मिरर में अपनी माँ को देखा, तो क्या उसकी माँ ने उसे मॉन्स्टर बनाया था? इसके बाद लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि बिसरवा असल में अपनी माँ को इमेजिन नहीं करता था, बल्कि उसकी माँ की आत्मा सच में उसके साथ मौजूद होती थी। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। लेकिन अगर आप नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।